बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवा लड़की जियान मेंग आंगन में लगन से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसकी तलवार की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके बगल में खड़ा और उसे सलाह दे रहा आदमी काले कपड़े पहने एक युवा लड़का था जिसका नाम जियान वुशुंग था। उनकी शक्ल सूरत देखकर लगता था कि वे दोनों ही लगभग 15 या 16 साल की होंगी, लेकिन जियान वुशुंग अपनी सूझबूझ भरी निगाहों से पहले ही उसकी कमियों को एक एक करके बता सकता था। तलवारबाजी की पूरी कला खत्म करने के बाद जियान मेंग अपनी तलवार म्यान में रखकर खड़ी हो गई। वो मुस्कुराई और जियान वुशुंग के पास चली गई। भाई वुशुंग, मेरी तलवारबाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जियान मेंग ने पूछा। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट के लिए तेज गति की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी स्वॉर्ड आर्ट को 40 सांसों के समय में पूरा कर सकता है तो वो प्रोफाउंड लेवल पर होगा। आपने इसे 38 सांसों के समय में पूरा कर लिया, ये काफी अच्छा है, जियान वुशुंग ने कहा। जियान मेंग ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं 2 महीने की इस छोटी सी अवधि में गहन स्तर तक नहीं पहुंच पाता। जियान वुशुंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि उसका निर्देश इसका एक हिस्सा था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियान मेंग खुद तलवार चलाने में बहुत प्रतिभाशाली थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में, जहां ज्यादातर लोग तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान देते थे, शायद जियान मेंग ही तलवारबाजी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थी। उसके अलावा, भाई वुशुंग, ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स को खत्म करने में आपको कितना समय लगता है? 30 सांसों के भीतर, जियान मेंग ने पूछा। 30 सांसों के भीतर? जियान वुशुंग मुस्कुराया लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। जो कोई भी ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स के सेट को 30 सांसों के समय में पूरा कर लेता, वो प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच जाता। हालांकि अगर वो पूरी ताकत से खेलता तो वो पूरे सेट को 23 सांसों के समय में पूरा कर सकता था। इसका मतलब था कि वो बहुत पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। तलवारबाजी में आपकी प्रतिभा के साथ आपको इसे 30 सांसों से कम समय में समाप्त करना होगा। सिवाय, जियान मेंग ने अपनी आंखों में झिझक और दुख के साथ जियान वुशुंग को देखा। जियान वुशुंग को निश्चित रूप से पता था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही योद्धा बन जाऊंगा। सच में? जियान मेंग को संदेह हुआ। आखिरकार उसने 4 साल पहले यही कहा था। जियान वुशुंग स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के सीधे शिष्य थे। उनके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे और उन्हें स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। जियान वुशुंग अपने पिता की साधना और निर्देशन में बड़े हुए। अपने पिता की बदौलत वो एक प्रतिष्ठित पद पर पैदा हुआ था और निश्चित रूप से स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में शीर्ष युवा पीढ़ी के शिष्यों में से एक था। हालांकि 4 साल पहले जब वो 12 साल का था तो सब कुछ बहुत बदल गया। उस वर्ष उनके पिता यात्रा पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। यह वही साल था जब उसे आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी चाहिए थी, जो योद्धा बनने के लिए उसके लिए जरूरी थी। हालांकि उसने पाया कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असफल होना एक योद्धा के लिए दुस्वप्न था। ये ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक योद्धा को स्वर्ग और पृथ्वी से आत्मा को अवशोषित करने और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक शक्ति हर योद्धा के लिए मौलिक थी। अगर कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता तो उसके लिए योद्धा बनना असंभव था। ऐसे व्यक्ति को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में कूड़े के रूप में देखा जाएगा, जहां ताकत ही सब कुछ थी। पिछले 4 सालों में जियान वुशुंग ने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक सच्चा योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने पिता की गद्दी पर बैठेगा और उसे तलवार मंडप का प्रभार दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। यद्यपि जियान वुशुंग आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका, परंतु तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह बचपन से ही अपने पिता के निर्देशन में तलवारबाजी का अभ्यास करता था। अपने पिता की हैसियत और उनकी महान प्रतिभा के कारण उसे तलवारबाजी की कलाएं जल्दी याद हो जाती थी और एक बार ही सीख लेने के बाद वह उन्हें पूरी तरह समझ लेता था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि तलवारबाजी के मामले में वह नंबर 1 था। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार यह असली है, जियान वुशुंग ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, जियान मेंग मुस्कुराया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंग, वुशुंग, एक दयालु मध्यम आयु वर्ग का आदमी आंगन में चला आया। पिताजी, जियान मेंग ने पुकारा। अंकल लैन, जियान वुशुंग ने पुकारा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जियान मेंग का पिता था, स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में लाल मार्शल हॉल का महान बुजुर्ग जियान लैन। वुशुंग, तुमने मेंग को पूरे दिन तलवारबाजी सिखाई है, ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, जियान लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल लैन, देर हो रही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है। जियान लैन और जियान मेंग ने जियान वुशुंग को जाते हुए देखा। जैसे ही जियान वुशुंग नजरों से ओझल हुआ, जियान लैन का सौम्य चेहरा भी गायब हो गया। मेंग, तुमने कितनी प्रगति की है? जियान लैन ने उससे धीमी और गहरी आवाज में पूछा। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट में मैं गहन स्तर तक पहुंच गया हूं, जियान मेंग ने सख्त नजर से कहा। बहुत बढ़िया। जियान लैन ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ अपने हाथ पकड़े। लगभग 4 साल से तुम हर दिन उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रहे हो ताकि वो तुम्हें तलवारबाजी सिखा सके। 4 साल की पीड़ा के बाद तुम्हें आखिरकार बदले में कुछ मिला है। अब आपने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं गहन स्तर तक सीख ली है। अगला कदम हमारी योजना को पूरा करना है।
पिताजी, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? जियान मेंगर ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी लग रही थीं। जो लोग किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं, वे छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते। जियान लैन की आंखें फिर से ठंडी और तीखी हो गईं। सभी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कल क्या होगा। जियान वुशुंग अपने घर के आंगन में वापस चला गया। जल्दी से कुछ खाने के बाद वो बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। जब मैंने आज मेंगा से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बन जाऊंगा, तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जियान वुशुंग मुस्कुराया और उसके दाहिने हाथ ने अनजाने में उसके निचले पेट को छू लिया। उसके पेट में एक भूरे रंग का पत्थर का मनका, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, उसके जन्म से ही मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया था। लेकिन यही मुख्य कारण था जिसने उन्हें एक वास्तविक योद्धा बनने से रोका। दूसरों ने सोचा कि जियान वुशुंग एक बेकार व्यक्ति है जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। वास्तव में केवल वो खुद जानता था कि यह सच नहीं था। उसके शरीर में 108 मेरिडियन बहुत पहले ही अनब्लॉक हो चुके थे। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति विकसित करना काफी आसान था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी से जो आत्मा उसने उत्पन्न की थी, वो आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होने से पहले ही उसके उदर में स्थित भूरे पत्थर के मन के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई। दूसरे शब्दों में, प्रकृति से प्राप्त सारी आत्मा ग्रे पत्थर के मनके के लिए भोजन बन गई। जब ग्रे पत्थर लगातार बढ़ रहा था, जियान वुशुंग ने पाया कि मनका एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। पिछले 4 वर्षों से वो हर दिन आत्मा की साधना कर रहा था ताकि भूरे पत्थर के मनके को यथाशीघ्र भर सके, ताकि मनका उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दे, जिससे वो अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की साधना कर सके और योद्धा बन सके। कल उसने पाया कि ग्रे पत्थर का मनका जल्द ही संतृप्त हो जाएगा। आज तक ग्रे पत्थर का मनका अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, तब वो अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर सकता था। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुंग ने अपनी दैनिक साधना शुरू की और परिवर्तनों की प्रतीक्षा करने लगा। चीजें वैसी ही हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। उसके शरीर में भूरे रंग का पत्थर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जबकि अधिक से अधिक आत्मिक ऊर्जा अवशोषित हो रही थी। भूरे रंग का पत्थर का मनका अचानक उसके शरीर में घूमने लगा और घूर्णन तेज होता जा रहा था, जबकि वो छोटा होता जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से ग्रे पत्थर का मनका, जो इतने लंबे समय से जियान वुशुंग के शरीर में मौजूद था, एक झटके के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। ये चला गया, मनका गायब हो गया, है ना? एक सेकंड के लिए जियान वुशुंग की आंखों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाए। क्या यह सच है कि अंकल लेन ने रेड मार्शल हॉल के साथ गठबंधन करके मेंशन मास्टर से मेंगे को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए कहा ताकि वो स्वॉर्ड पवेलियन की जिम्मेदारी संभाल सके? क्या यह मजाक है? जियान वुशुंग हंसा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इन 4 सालों में वो लगभग हर दिन जियान मेंगे के साथ रहा, और जियान लेन हमेशा दयालु रही और उसका खास ख्याल रखा। नतीजतन वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए। जियान वुशुंग ने भी उनके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया, उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा तलवार मंडप की कमान संभालने की थी। ये बात जियान लेन और जियान मेंगे दोनों को पता थी। इसके अलावा ये परंपरा रही है कि तलवार मंडप मास्टर का चयन केवल तलवार मंडप से ही किया जा सकता है, और जियान मेंगे अपने पिता की तरह रेड मार्शल हॉल के लिए प्रतिबद्ध थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल 2 अलग अलग गुटों के थे जो प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन ने अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी में गहन शोध पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अनुमान प्रत्येक कबीले के सदस्य के उपनाम जियान से लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी क्रमिक समृद्धि और विकास के साथ मार्क्विस मैंशन के जूनियर ने अन्य हथियारों में भी हाथ आजमाया। यह विशेष रूप से तब होता था जब वे तलवारबाजी की तुलना में उनमें अधिक प्रतिभाशाली होते थे। बाद में ऐसे और भी जूनियर हुए, जिससे अंततः रेड मार्शल हॉल का गठन हुआ। इन दोनों गुटों के अस्तित्व ने कभी भी खुले संघर्ष को जन्म नहीं दिया, हालांकि हमेशा प्रतिद्वंद्विता की एक अंतर्निहित धारा थी। अब उनके बीच संबंध विशेष रूप से कटु थे। चूंकि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग की बेटी जियान मेंगे उनकी उत्तराधिकारी थी, वो तलवार मंडप का प्रभार कैसे ले सकती थी? जियान वुशुंग ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वो आदमी बस मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे आगे की खबर पता चली। मैंने भी यही सुना है। रेड मार्शल हॉल के प्रमुख जियान लैन पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागरों के साथ मेंशन मास्टर के पास गए और अनुरोध किया कि वे जियान मेंगे को तलवार मंडप का प्रभार संभालने की मंजूरी दें। इसका तलवार मंडप द्वारा कड़ा विरोध किया गया। हालांकि तलवार मंडप मास्टर जियान नंतियन के गायब होने के बाद से उनका बहुत कम प्रभाव रहा है। उनके विरोध को खारिज कर दिया गया। अंत में मेंशन मास्टर ने, हालांकि अनिच्छुक, जियान मेंगे को तलवार मंडप का प्रभार सौंपने का वादा किया, जब तक कि वो तलवार मंडप मास्टर बनने के योग्य थी। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए किन मानकों को पूरा करना आवश्यक है? स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर मैंशन मास्टर से सिर्फ कमतर है। उनका दर्जा ऊंचा है, जिस तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए स्वॉर्ड पवेलियन ने हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के एक सेट पर जोर दिया है। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता स्वॉर्ड सिद्धांतों में अत्यंत उच्च उपलब्धियां हासिल करना और स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड कलाओं में निपुण होना है। प्रथम श्रेणी की तलवार कला, सभी 18। वहां केवल विस्मयसूचक शब्द ही बचे थे।
स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सामान्य शिष्यों के पास केवल तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तलवार कला तक पहुंच थी, जबकि प्रथम श्रेणी की तलवार कला उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए उपलब्ध थी जो मुख्य सदस्य या कुलीन सदस्य थे। आज स्वॉर्ड पवेलियन में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी की तलवार कला सीखने के योग्य थे, और यदि संभव भी हो तो वे अधिकतम 1 या 2 प्रथम श्रेणी की तलवार कला ही सीख सकते थे। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रश्न है, तो तलवार मंडप का एक मुख्य शिष्य भी उन सभी को सीखने के लिए पात्र नहीं था। रेड मार्शल हॉल के शिष्य की तो बात ही छोड़िए। जियान मेंगे के लिए इस मानक को पूरा करना पूरी तरह असंभव है, किसी ने विश्वास से कहा। बिल्कुल नहीं, जियान मेंगे ने ऐसा किया। आज मैंशन मास्टर और स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स की चौकस निगाहों के सामने उसने सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें गहन स्तर पर दक्षता का अविश्वसनीय प्रदर्शन किया गया। माफ करें, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कला कैसे सीखी? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि जियान वुशुंग पूरे समय वहीं खड़ा रहा और हक्का बक्का रह गया। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं, क्या वो वही व्यक्ति नहीं था जिसने जियान मेंगे को वे तकनीकें सिखाई थी? 4 साल पहले जब उसके पिता लापता थे और वो आध्यात्मिक शक्ति को संगठित नहीं कर पा रहा था, तो जियान मेंगे ने ही उसे दुविधा से बाहर निकलने में मदद की थी, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके प्रति कृतज्ञ होने के कारण वो लगभग हर दिन जियान मेंगे के साथ रहता था। वो तलवार सिद्धांत में महान प्रतिभा से संपन्न थी और तलवार चलाने में बहुत रुचि रखती थी। हालांकि रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। ये देखकर उस समय 12 या 13 साल का मासूम बच्चा जियान वुशुंग जियान मेंगे को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसे स्वॉर्ड पवेलियन से तलवारबाजी भी सिखाई। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उन्होंने जियान मेंगे को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाई। लेकिन आज उनकी शिक्षा के कारण वो तलवार मंडप का प्रभार संभालने का सपना देख सकती थी। तलवार मंडप का प्रभार संभालना उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। नहीं, यह असंभव है। मेंगे ऐसा कभी नहीं करेगा। जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, इस पर विश्वास करने में अनिच्छुक। तलवार मंडप की कमान संभालने के लिए जबरदस्त गुणवत्ता और ताकत की आवश्यकता थी। साथ ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में दक्षता की भी आवश्यकता थी, जो अनिवार्य थी। तलवार मंडप मास्टर के लिए न्यूनतम ताकत की आवश्यकता तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में से प्रत्येक के साथ कम से कम 20 आंदोलनों के लिए युद्ध करने की क्षमता थी, जिसे जियान मेंगे ने सफलतापूर्वक किया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जो बहुत पहले ही आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से सबसे मजबूत एल्डर होंग असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गया है, जो गोलकोर क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम दूर है। जियान मेंगे कभी भी 20 आंदोलनों को कैसे पार कर सकता है? हम हमेशा से उसे नीची नजर से देखते आए हैं। वो मार्क्विस की हवेली में हमेशा शांत रहती थी और शायद ही कभी अपनी ताकत दिखाती थी। लेकिन आज 4 स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स के साथ उसकी लड़ाई के दौरान वहां मौजूद हर कोई उसकी ताकत से पूरी तरह हैरान रह गया। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। उससे भी बढ़कर वो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। एक और स्तर के साथ वो असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में होगी। जियान मेंगे वो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी 16 साल की लड़की के लिए यह संभव है। न केवल वे शिष्य जो चर्चा कर रहे थे आश्चर्यचकित होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए, बल्कि जियान वुशुंग भी पूरी तरह से अचंभित था। मेंगे वो गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गई। जियान वुशुंग ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वो 4 साल से हर दिन जियान मेंगे के साथ था, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। जियान वुशुंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि जियान मेंगे मार्क्विस की हवेली के दूसरे शिष्यों की तरह ही थी, जो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पथ के 5वें या 6ठे चरण पर थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच सकती है। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। 16 साल की छोटी सी लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? पिछले सैकड़ों वर्षों में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जियान मेंगे ऐसी प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभा वाली लड़की तलवार मार्क्विस हवेली के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी। वो तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में इतनी अच्छी है कि वो तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की 20 चालों से बच गई है। नतीजतन हवेली मास्टर ने जियान मेंगे को अपनी तत्काल सहमति दे दी कि वो तलवार मंडप का प्रभार संभाल सकती है, जिससे वो तलवार मंडप मास्टर बन गई। 2 महीने बाद स्वॉर्ड पवेलियन मैंशन में एक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल होगा, जिसमें जियान मेंगे विश्वी कमांडरी के मजबूत विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपनी अद्भुत ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी की गवाही के साथ उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अद्भुत! ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच गई है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सिवाय जियान वुशुंग के, जो बगल में खड़ा था और इस खबर को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या मेंगे वास्तव में गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच गई है? क्या वो वास्तव में 2 महीने में तलवार मंडप मास्टर के रूप में कार्यभार संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अपनी मुठियां भींचते हुए जियान वुशुंग उसके घर के आंगन की ओर ऐसे भागा जैसे वो पागल हो गया हो। उसका दिल खराब हो गया था। ये सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है।
ये सभी जानते थे कि तलवार मंडप उनके शिष्यों का था, और चूंकि उनके पिता तलवार मंडप के मास्टर थे, इसलिए वे एकमात्र उत्तराधिकारी थे। उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, और यही उनका जीवन पर्यंत सपना था। तो फिर वह दूसरों को अपना सपना चुराने और नष्ट करने की इजाजत कैसे दे सकता था? जियान वुशुंग उस प्रांगण में आया जहां वो हर दिन जियान मेंगे के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। आमतौर पर जियान मेंगे यहाँ पहले से ही इंतजार कर रही होती, लेकिन आज जियान वुशुंग के आंगन में आने के बाद उसने उसे हमेशा की तरह अपनी जगह पर नहीं देखा। वहां सिर्फ जियान लेन थी, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जियान वुशुंग को बुरा लग रहा था। अंकल लेन, जियान वुशुंग ने उसे हमेशा की तरह पुकारा। तुम यहाँ हो? जियान लेन मुड़ी। उसका हमेशा का सौम्य चेहरा पूरी तरह से ठंडा और दूर का हो गया था। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। आज मेंशन मास्टर ने मेंगे को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया है। स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल के बाद उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा। वैसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन वर्तमान में आपके पास है। जियान वुशुंग हैरान रह गया। तलवार मंडप मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन तलवार मार्क्विस हवेली में सबसे शक्तिशाली तलवार थी, ट्रिपल किल तलवार। ये तलवार उसके पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा उसके गायब होने के कुछ समय बाद ही वापस लाई गई थी। पिछले 4 सालों में तलवार हमेशा उसके पास ही रही थी। यह उसकी पीठ पर लटकी हुई लंबी तलवार थी। इसे सौंप दो, जियान लेन ने कहा। जियान वुशुंग का शरीर और दिल दोनों कांप उठे। जियान लेन को देखते हुए उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं मेंगे को देखना चाहता हूँ। मेंगा, उसकी क्या हैसियत है? तुम्हें लगता है कि तुम जिससे चाहो मिल सकती हो? जियान लेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तक मैं उसे नहीं देख लेता, मैं इसे नहीं सौंपूंगा, जियान वुशुंग ने चुनौती भरे स्वर में कहा। इस क्षण भी उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद थी कि यह सब जियान लेन का विचार था और जियान मेंगे को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान लेन चिल्लाया। उसे गुस्सा आ रहा था। पिताजी। सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की जियान मेंगा धीरे धीरे घर से बाहर आई। मेंगा, जियान वुशुंग उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। उस एक नजर ने उसकी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। उसने देखा कि जियान मेंगे की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। जियान वुशुंग को अचानक एहसास हुआ कि जियान मेंगे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? जियान वुशुंग ने उसे घूरते हुए पूछा। तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। जियान मेंगे ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। भले ही तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाई हो, जैसा मैंने कहा था, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह एक सौदा था। तुमने मुझे सिखाया और मैं 4 साल तक तुम्हारे साथ रहा। यह उचित है। केवल एक सौदा? जियान वुशुंग ने फिर से एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस भेजी गई थी। यह उसे खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। मुझे पता है, जियान मेंगे ने सिर हिलाया। आप ये भी जानते हैं कि जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना और एक दिन ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मंडप का प्रभार संभालना है ना? जियान वुशुंग ने पूछना जारी रखा। हाँ, जियान मेंगे ने फिर सिर हिलाया। हालांकि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना है, ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार तुम एक कचरा हो जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असमर्थ हो। कचरा? जियान वुशुंग खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। आज सुबह ही उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और अंततः कुछ आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी। अब वो एक सच्चा योद्धा बन गया था। वो उसे यह बात बताने के लिए बहुत उत्सुक था। कौन सोच सकता था कि वो उसे हमेशा कचरा समझती रही होगी, एक दयनीय व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति की साधना नहीं कर सका। जियान वुशुंग, चीजें हो चुकी हैं। इस पर अंतहीन बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको कमजोर दिखाएगा। अगर आप जो कुछ भी झेल चुके हैं उससे समझौता नहीं कर सकते, तो आप मुझे निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस दुनिया में ताकत आपको शक्ति और अधिकार देती है। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप इसके लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं? जियान मेंगे ने उदासीनता से कहा। तो बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, जियान वुशुंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान एक उदास मुस्कान थी। तो मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूँ। हाँ, बेवकूफ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। जियान वुशुंग ऐसे दहाड़ा जैसे वो पागल हो। जियान लेन और जियान मेंगे पास में खड़े होकर बिना किसी दया के उसे चुपचाप देख रहे थे। उसने जो कहा था वो कटु सत्य था। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीवित रहते हैं। जियान वुशुंग उदास होकर हंसा, लेकिन इस बीच ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर एक साथ हजारों वज्रपात हुए हों। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था और उसकी आंखें उलझी हुई थीं। पहले अविश्वास, फिर सदमा और आखिर में गुस्सा, लगभग पागलपन की हद तक। कुछ सेकंड बाद जियान वुशुंग ने अचानक हंसना बंद कर दिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखें शांत हो गई थीं। जियान लेन और जियान मेंगे दोनों ने उसके परिवर्तन को देखा। वे काफी आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि इतने कम समय में जियान वुशुंग के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया था। मूल रूप से मासूम और सरल स्वभाव वाला जियान वुशुंग चला गया। उसकी जगह जो व्यक्ति बचा था वो जीवन में कई दशकों के उतार चढ़ाव का सामना करता हुआ दिखाई दिया। गहरी सांस लेने के बाद जियान वुशुंग ने जियान मेंगे की ओर देखा। उसकी नजर हड्डियों को जमा देने वाली थी और बिल्कुल भी कोमल नहीं थी,
जियान मैंगा उसकी तीव्र निगाहों के नीचे ठंड महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, जैसे कोई विषैला सांप अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। जियान मैंगा, तुम सही हो। केवल कमजोर लोग ही दया की प्रार्थना करते हैं, विशेषज्ञ ताकत से खुद को साबित करते हैं। इसलिए, जियान वुशुंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी पीठ से ट्रिपल किल तलवार खींची और उसे ऊपर उठाया। शुआ, तलवार की धार ने जियान वुशुंग की हथेली पर खून बहने वाला घाव बना दिया। उसके हाथ में जलन का दर्द हुआ और उसने अपनी खूनी मुट्ठी भींच ली। दर्द के बावजूद उसने जियान मैंगा को देखा और कहा, 2 महीने में तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई के दौरान, जिस दिन आप सार्वजनिक रूप से तलवार मंडप मास्टर की स्थिति में सफल होंगे, मैं आपको चुनौती दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं आप सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप हमेशा के लिए तलवार मंडप का है। यह मेरे पिता का है, मेरा है, किसी और का इसमें हाथ होना असंभव है। मैं उन सभी को मार डालूंगा जो अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे। खून धीरे धीरे उसकी बांह से बहता हुआ जमीन पर टपकने लगा। उसके शब्द बहुत ही मधुर और जोरदार लग रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार की बात है, उसके हाथ में तलवार को देखते हुए जियान वुशुंग ने व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें ये चाहिए, ये लो। जियान वुशुंग ने जियान मैंगा की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी, फिर वो मुड़ा और सीधे बाहर चला गया। ठीक उसी क्षण जब वो आंगन से बाहर जाने वाला था, जियान वुशुंग रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं आपसे 2 महीने में मिलूंगा। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए और जियान वुशुंग के जाने और अकेलेपन की ओर खाली विस्मय में देखते हुए, जियान मैंगा ने अचानक महसूस किया कि उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार बेहद भारी थी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को भी नहीं समझ सकता, वो 2 महीने में आपको चुनौती देना चाहता है, वो मजाक कर रहा होगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वो 2 महीने के भीतर एक असली योद्धा बन जाए। पास में खड़ी जियान लैन ने तिरस्कार में हंस दिया। ये सुनकर जियान मैंगा ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ढीली कर ली। यह सही है, वो अभी भी कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति को संगठित नहीं कर सकता। 2 महीने में मुझसे लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो सरासर मजाक है। जियान वुशुंग अकेले अपने आंगन में वापस चला गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जियान मैंगा, हाँ, जियान वुशुंग खुद पर हंसा। उसने उसके साथ बिताए इन 4 सालों के बारे में सोचा। उनके साथ बिताए समय ने उसके लिए अद्भुत यादें बनाई थी, लेकिन अब ये सभी यादें तीखे कांटों में बदल गई थी जो उसे बहुत दर्द देती थी। कमजोर, हाँ, वो सही कह रही है। आखिरकार मेरी ताकत बहुत कमजोर है। अगर मैं जियान मैंगा से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता तो वो मेरे सामने कभी भी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करती। उस ताकत के साथ उसके लिए स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं है। ताकत। जियान वुशुंग की आंखें ठंडी थीं। किसी को नहीं पता था कि एक ही दिन में उनमें कितना बड़ा मानसिक परिवर्तन आ गया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी तलवार मंडप पर उंगली नहीं रख सकता। 2 महीने में मुझे जियान मैंगा को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा, इससे पहले कि वो आधिकारिक रूप से तलवार मंडप मास्टर के पद पर आसीन हो जाए। 2 महीने उसने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। शायद दूसरों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करके जियान मैंगे के स्तर गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक साधना करना असंभव था, लेकिन जियान वुशुंग अलग था। आखिरकार उन्होंने स्वर्गीय सृजन कौशल स्वर्ग को चुनौती देने वाली मार्शल आर्ट की शिक्षा प्राप्त की थी, और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए उसे प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए साधना करने में सक्षम होना चाहिए। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली तियानजोंग राजवंश के तियान्यान प्रांत के बाशुई प्रांत में स्थित थी। ये बाशुई प्रांत के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक थी, और यह विशेष रूप से तलवार सिद्धांत पर केंद्रित थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में 2 गुट थे, स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल। इन दोनों गुटों ने खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तलवार मंडप हमेशा जीतता रहा। हालांकि जब 4 साल पहले तलवार मंडप मास्टर जियान नंतियन गायब हो गया, तो तलवार मंडप ने अपनी रीढ़ खो दी। इसकी समग्र शक्ति में विनाशकारी गिरावट आई, और साथ ही इसके बोलने के अधिकार में भी कमी आई। लाल मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में तलवार मंडप पूरी तरह से नुकसान में था। कल ही लाल मार्शल हॉल से जियान मैंगा ने तलवार मंडप मास्टर का पद छीन लिया था। तलवार मंडप सफेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर एक आम लंबी तलवार लिए जियान वुशुंग तलवार मंडप के दरवाजे तक चला गया। शीर्ष पर 2 शब्दों तलवार मंडप को देखते हुए उसका मूड बेहद जटिल था। वो एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर तलवार मंडप में कदम रखा। जब जियान वुशुंग तलवार मंडप में प्रकट हुआ, तो कई शिष्य जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, उसे देखे बिना नहीं रह सके। क्या वह जियान वुशुंग? हाँ, यह वही है। वो एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाई। यहाँ आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अफसोस, हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ था, और अगर जियान मैंगा ने स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभाली तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कृपया इस तरह की बातें करना बंद करें, उसे बहुत दर्द हो रहा है। तलवार मंडप में बहुत कानाफूसी हो रही थी। उस पर अधिकांश आंखें दया से भरी थीं। ये खबर कि जियान मैंगा तलवार मंडप का प्रभार संभालेगी पूरे तलवार मार्क्विस हवेली में फैल गई थी। इसलिए यह खबर कि उसने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक महारत हासिल कर ली थी, स्वाभाविक रूप से यहां तक पहुंच गई थी। आमतौर पर इन प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था, यहां तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 ही सीख सकते थे। तो जियान मैंगा ने एक ही समय में सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत कैसे हासिल की?
जवाब स्पष्ट था, जियान वुशुंग ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल जियान वुशुंग ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को जानता था। अपने पिता की स्थिति के कारण उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उसके पिता ने उसे ये 18 तकनीकें सिखाई थी। तलवार मंडप बड़बड़ाहट और टिप्पणियों से भरा था, लेकिन जियान वुशुंग ने नहीं रोका। वो उदासीन भाव के साथ सीधे आंतरिक हॉल में चला गया। हॉल के अंदर भूरे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो भूरे रंग का लबादा पहने हुए था, धागे से बंधी एक किताब देख रहा था। लेकिन जब उसने जियान वुशुंग को अंदर आते देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर रुक गया। युवा युवा पेविलियन मास्टर, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने विवश स्वर में कहा। एल्डर होंग, जियान वुशुंग ने विनम्रता से कहा। उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। कई सालों से तलवार मंडप के बुजुर्गों ने तलवार मंडप के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण तलवार मंडप मास्टर का पद बदल गया था और लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति ने उसका प्रभार संभाल लिया था। इसलिए जियान वुशुंग को दोषी महसूस हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत छोटे हो और इन योजनाओं को नहीं समझते। हम तलवार मंडप के बुजुर्ग तुम्हें दोष नहीं देंगे। एल्डर होंग ने जियान वुशुंग की आंखों में दोषी भाव देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वो जियान लैन और जियान मेंगा होना चाहिए। उनके तरीके बहुत ही बेईमान थे, खासकर जियान मेंगा। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छिपा सकती है। कम उम्र में ऐसे दिमाग के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बढ़िया होंगी। ये बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथों में आ गया है। तलवार मंडप, केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, जियान वुशुंग ने दृढ़ता से कहा। एल्डर होंग एक क्षण के लिए चौंक गए और फिर वे केवल असहायता से अपना सिर हिला सके। अपने दिल की गहराइयों में वो जियान मेंगा को तलवार मंडप की कमान सौंपने के लिए बेहद अनिच्छुक था, लेकिन अब ये सब हो चुका था। वो क्या कर सकता था? वो केवल खुद को सांत्वना दे सकता था। एल्डर होंग, मैं मानव स्तरीय साधना कक्ष के अंदर जाना चाहता हूँ, जियान वुशुंग ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तरीय साधना कक्ष? एल्डर होंग चौंक गए। मानव स्तरीय साधना कक्ष तलवार मंडप में साधना के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। मानव स्तर के साधना कक्ष के अलावा पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष और स्वर्ग स्तर के साधना कक्ष भी थे। ये 3 साधना कक्ष साधना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते थे, लेकिन इनमें कुछ नुकसान भी थे। बहुत कम शिष्य नियमित रूप से इनमें साधना करने आते थे। हालांकि जियान वुशुंग ने कोई आध्यात्मिक शक्ति भी एकत्रित नहीं की थी। वो मानव स्तर के साधना कक्ष में क्या कर सकता था? यद्यपि एल्डर होंग हैरान थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। जल्द ही एल्डर होंग जियान वुशुंग को एक गुप्त कक्ष में ले गए। युवा मंडप गुरु, आप 4 साल पहले साधना के लिए इस साधना कक्ष में आए थे और आप अंदर के वातावरण से परिचित हैं। अपने आप को मजबूर मत करो। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए। एल्डर होंग ने उसे धैर्यपूर्वक चेतावनी दी। मुझे पता है, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया और फिर गुप्त कक्ष में कदम रखा। इस साधारण गुप्त कक्ष में कोई सजावट नहीं थी। जब जियान वुशुंग गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है और उसे दबा रही है। उसे लगा कि वो कीचड़ में फंस गया है और कोई भी इशारा या हरकत करना बहुत मुश्किल था। ये बल मानव स्तर के साधना कक्ष का अद्वितीय दबाव था। यह अत्याचारी था। इस बल के तहत गुप्त कक्ष में हर हरकत बेहद मुश्किल हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना भी चाहे तो उसे इसका विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति काफी खतरनाक होगी। सामान्य तौर पर अगर आध्यात्मिक पथ के प्रथम चरण में एक सामान्य योद्धा केवल मानव स्तरीय साधना कक्ष में खड़ा हो तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8 मिनट से ज्यादा समय में समाप्त नहीं होगी। अगर वो इस कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करता है तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति अविश्वसनीय होगी। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार बाहर आ गई थी। तलवार की रोशनी अप्रत्याशित गति से चमकती थी। रोशनी बेतरतीब ढंग से मंद और चमकती थी। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी यह तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। ये स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी। इसे ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता था। मानव स्तरीय साधना कक्ष में जियान वुशुंग ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से नष्ट हो गई। एक क्षण में, इससे पहले कि वो संपूर्ण ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास भी करता, उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने तुरंत अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और इस गुप्त कक्ष के दाईं ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का कैटेल हेसॉक था। इसे लोगों को अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। कैटेल हेसॉक पर बैठकर जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सभी दिशाओं से उसके पास आया, जो उसके 8 अतिरिक्त मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से उसके डेंटियन में अविश्वसनीय गति से एकत्रित हो रहा था। 10 मिनट के बाद जियान वुशुंग फिर से खड़ा हो गया। उसकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, पहले से भी अधिक मजबूत। जैसा कि मैंने सोचा था, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल की गति सामान्य साधना साधनों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति तेज है। ये सच है, क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया जाता है
तो एक सामान्य योद्धा शिखर तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वो ठीक होने में कई घंटे न बिताए। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। जियान वुशुंग की आंखें खुशी से चमक उठी। अन्य साधनों की तुलना में ये स्वर्गीय सृजन कौशल की एक और प्रभावशाली शक्ति थी। साधना की गति तीव्र थी तथा आध्यात्मिक शक्ति पुनर्स्थापित करने की गति भी तीव्र थी, और मानव स्तरीय साधना कक्ष में ये पुनर्प्राप्ति गति साधना के दौरान धोखा देने वाले उपकरण के समान ही थी। ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और फिर उसे पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत सहायक थी। एक पूरा चक्र करने से एक साधारण योद्धा भी हर बार ऐसा करने पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार कर सकता है। जियान वुशुंग ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति अपनाई, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति में उसका सुधार अधिक होगा। जैसे ही वो शिखर पर पहुंचा, उसने तुरंत देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत सुधार हो गया है। मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना करने का ये लाभ था। साधारण योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए एक दिन में अधिकतम 2 चक्रों से अधिक पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कमरे में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना चुनते हैं। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को तोड़ नहीं पाते थे, वे यहाँ आते थे और इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके जबरन तोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे जियान वुशुंग ने 4 साल पहले एक बार इस मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना की थी जब वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित नहीं कर पाया था। मैं जिस दिव्य सृजन कौशल की साधना करता हूँ, उससे आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की मेरी गति अकल्पनीय हो जाती है। दूसरे लोग दिन में केवल 2 बार ही साधना चक्र पूरा कर पाते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य योद्धाओं की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज होगी। स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना गति काफी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की मदद से उसकी साधना गति इतनी तेज होगी कि वो 1 या 2 दिनों के भीतर दिव्य पथ के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। जियान वुशुंग की आंखों से एक गहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद से वो मानव स्तरीय साधना कक्ष में पूरी तरह से साधना में लीन हो गया। साधना चक्र की शुरुआत आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने से हुई और इसे अपने चरम पर वापस लाने के बाद समाप्त हुई। प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा वो लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्र पूरे कर सकता था। साधना की गति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना अधिक थी, संभवतः उससे भी अधिक। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तलवार मंडप के द्वार के सामने टकराना। एक गहरी दुर्घटना की ध्वनि के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में फेंका गया। वो भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, स्वॉर्ड पवेलियन के शिष्य बहुत कमजोर हैं। ये हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की थी। वो स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वो तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंगई से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझसे पहले छठी सीढ़ी पर पहुंच जाना और मुझसे अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हुआ और आक्रोश से बोला, ये सच है कि तुम हार गए हो, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या तलवार मंडप के सभी शिष्य तुम्हारे जैसे हैं? युवक ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से उस हत्यारे की निगाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या? उसने अपनी नजर घुमाई, जियान वुशुंग को तलवार मंडप की ओर आते देखा और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। हमेशा की तरह जियान वुशुंग तलवार मंडप में साधना करने आया था। हालांकि जैसे ही वो तलवार मंडप के दरवाजे पर आया, क्या वो युवा मंडप मास्टर जियान वुशुंग है? अचानक एक उपहासपूर्ण आवाज आई। जियान वुशुंग रुक गया और उसने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को हल्की बंद आंखों से देखा। उसे इस युवक का थोड़ा सा आभास था। वो जानता था कि उसका नाम जियान लिन है और वो रेड मार्शल हॉल का एक बेहतरीन शिष्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो जानता था कि जियान लिन को जियान मेंगे पर क्रश था और वो हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। तलवार मंडप के सामने जियान वुशुंग और जियान लिन के अलावा बड़ी संख्या में तलवार मंडप के शिष्य थे। उन्होंने जो कुछ हुआ उसे देखा और भ्रमित महसूस किया। उसने जियान लिन को पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण का शिखर। जियान लिन आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं झेल सकता। जियान लिन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा चरण। उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है। क्या जियान वुशुंग ने आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कर ली है और योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है? ये बहुत ही चौंकाने वाला था। तलवार मंडप के सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। सिर्फ 10 दिन पहले जियान वुशुंग ने कोई आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन बीतने के बाद उसने न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति एकत्र कर ली थी, बल्कि आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक साधना भी कर ली थी। 10 दिनों में वो एक योद्धा से लेकर निरंतर सफलताओं के बाद आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी। 10 दिन पहले हालांकि उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ उसकी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज थी।
इसके अलावा उसने मानव स्तरीय साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां जियान वुशुंग के लिए एक दिन की साधना सामान्य लोगों के लिए दर्जनों दिनों की साधना के बराबर थी। 10 दिनों के बाद उसे दिव्य पथ के प्रथम स्वर्ग से दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग तक सीधी सफलता मिली थी। बेशक उसे अभी अभी सफलता मिली थी और वो तीसरे स्वर्ग तक ही पहुंचा था। जियान लिन को लगा कि वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। इसका कारण यह था कि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी, इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक थी। बच्चे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ के केवल तीसरे चरण के साथ यह कोई मायने नहीं रखता। मेरे सामने तुम अभी भी कचरा हो। जियान लिन ने जियान वुशुंग को घूर कर देखा। उसकी हथेलियों से निकलती आध्यात्मिक शक्ति से पता चलता था कि वो पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चाहे जो भी हो, वो उस व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सकता था जो अब आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर तक साधना कर रहा था। इस पल तुम क्या कर रहे हो? एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई। फिर एल्डर होंग अपने ग्रे लबादे में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्डर होंग, कई तलवार मंडप शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्डर को देखकर जियान लिन तुरंत रुक गया और उसने अपना चेहरा बदल लिया। उसके अंदर से उठ रही भयानक आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली गई। उसी समय उसने सलाम किया, एल्डर होंग। हम एल्डर होंग ने जियान लिन की ओर देखा और नाक बांध सिकोड़ते हुए कहा, तुम जियान लिन हो, है ना? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना के साथ तुम उसी स्तर के शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हो। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करते हुए तुम तलवार मंडप के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके? मेरी हिम्मत नहीं है। जियान लिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसका ठंडा पसीना तुरंत बहने लगा। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भले ही स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में स्वॉर्ड पवेलियन की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई हो, लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्ग, जो सभी आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से एल्डर होंग, उनकी ताकत वर्तमान स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में शीर्ष 3 में थी। इतने मजबूत आदमी का सामना करते हुए भले ही वो अभिमानी था, उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। भी यहाँ से चले जाओ, एल्डर हांग ने डांटा। ठीक है, जियान लिन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने जियान वुशुंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियान वुशुंग, मैंने सुना है कि तुम मैंगा को उस दिन खोजने गए थे जिस दिन उसे नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2 महीने में वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल के लिए साहसपूर्वक व्यक्तिगत चुनौती दी थी। आसपास के सभी लोग पहले तो हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने जियान वुशुंग की ओर देखा। 2 महीने बाद जियान वुशुंग जियान मैंगा को चुनौती देगा? क्या यह मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मूर्ख और घमंडी हैं, लेकिन मैं कभी भी आप जैसा मूर्ख और घमंडी व्यक्ति नहीं मिला। आध्यात्मिक पथ के सिर्फ तीसरे चरण के साथ आप वास्तव में मैंगा को हराने की सोच रहे हैं, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। हाँ, मेरी हंसी मुझे मार रही है। जियान लिन चला गया, लेकिन उसकी बेईमानी भरी हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। जियान वुशुंग बस वहीं खड़ा रहा, एक उदासीन भाव के साथ। कई लोग उसकी ओर पछतावे भरी आंखों से देख रहे थे। कुछ की आंखें तो जियान लिन की तरह ही उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि एल्डर होंग भी शांत जटिल भाव से जियान वुशुंग को देख रहे थे। 2 महीने में वो जियान मैंगा को चुनौती दे रहा है। क्या जियान वुशुंग आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर अपनी साधना पर निर्भर रहने वाला था? सभी तलवार मंडप शिष्यों ने सोचा कि यह जियान वुशुंग के लिए केवल इच्छाधारी सोच थी। जियान लिन के जाने के बाद एल्डर होंग ने जियान वुशुंग को आंख मारी। तुरंत वे तलवार मंडप के हॉल के अंदर चले गए। युवा मंडप मास्टर, बधाई हो। 4 साल के प्रयास के बाद आखिरकार आप एक असली योद्धा बन गए हैं। एल्डर होंग मुस्कुराए। उसने अभी अभी तलवार मंडप के बाहर जो कुछ भी हुआ था वो सब देखा था, और निश्चित रूप से जियान लिन को जियान वुशुंग द्वारा पीछे धकेला गया था। लेकिन सिर्फ योद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, जियान वुशुंग ने उदास स्वर में कहा। एल्डर होंग ने जियान वुशुंग को गंभीरता से देखा और पूछा, युवा पैविलियन मास्टर, क्या आप वास्तव में तलवार मार्क्वेस टोकन युद्ध में जियान मैंगा के साथ लड़ना चाहते हैं? हाँ, ये प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, जियान वुशुंग ने दृढ़ता से कहा। एल्डर होंग ने सोचा कि यह असंभव है। मंडप के युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि एक योद्धा की साधना के दौरान प्रत्येक स्तर की सफलता बहुत कठिन होती है। इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा, केवल 2 महीने। जहां तक मुझे पता है, पूरे स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में केवल एक ही व्यक्ति जिसने 2 महीनों में इतनी बड़ी प्रगति की थी, वो मंडप मास्टर, आपके पिता थे। जब पवेलियन मास्टर युवा थे तो 2 महीने में वे स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण से स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक पहुंच गए। उन्हें 4 स्तरों की सीधी सफलता मिली, जो प्राकृतिक क्रम को बहुत हद तक चुनौती देती थी। पवेलियन मास्टर को इतनी सफलता इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहले उनके पास साधना के लिए एक महान उपहार था, साथ ही स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन से बड़ी संख्या में गोलियों का समर्थन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पवेलियन मास्टर ने वे 2 महीने ग्लेडिएटर एरेना में बिताए और लगभग हर दिन विरोधियों के साथ युद्ध में भाग लिया। केवल अखाड़े में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के कारण ही वो इतनी तेजी से प्रगति कर सका। हालांकि पवेलियन मास्टर को केवल आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से लेकर आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक ही सफलता मिली थी, एल्डर होंग ने जियान वुशुंग को घूरते हुए कहा। लेकिन इससे वो अपने निर्णय से जरा भी विचलित नहीं हो सका। बेशक वो एल्डर होंग की बात समझ गया था।
उसके पिता को आध्यात्मिक मार्ग के दूसरे चरण को पार करने और आध्यात्मिक मार्ग के छठे चरण तक पहुंचने में 2 महीने लग गए थे, जो अविश्वसनीय था। हालांकि वो जो करने जा रहा था वो बहुत कठिन था। जियान मेंगर पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। मुझे कम से कम दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। फिर स्वर्गीय सृजन कौशल और मेरी तलवारबाजी के साथ साथ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल के आधार पर मेरे लिए उसे हराना संभव है। और दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक यह एक ही बात है कि दोनों को 4 स्तरों को पार करना होगा, लेकिन यह आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक की तुलना में कम से कम 10 गुना कठिन है। लेकिन मैं एक विद्रोही साधक हूँ। मेरा हर कदम असामान्य होगा और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए यह संभव है। जियान वुशुंग ने अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। ये देखकर एल्डर होंग ने पूछा, क्या तुम सचमुच कोशिश करना चाहते हो? बेशक, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे 2 महीने में हरा दूंगा। जियान वुशुंग की आंखें गंभीर थीं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपकी मदद कर सके। एल्डर होंग ने अपनी छाती से एक जेड बॉक्स निकाला और फिर उसे खोला। जेड बॉक्स के अंदर 2 दूधिया सफेद गोलियां थी। आत्मा संवर्धन गोली। जियान वुशुंग क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह सही नहीं लगता, खुशबू बहुत तेज है। यह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। क्या यह प्रथम श्रेणी की गोली हो सकती है? आत्मा साधना की गोलियां विशेष रूप से आत्मा पथ क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा ली जाती थीं। यह उस स्तर के योद्धाओं की साधना में बहुत सहायक होती थी। हालांकि आत्मा साधना की गोलियां 2 प्रकार की थीं। प्रथम श्रेणी की गोलियां सामान्य गोलियों की तुलना में 10 गुना दुर्लभ और अधिक प्रभावी थीं। इसके अलावा इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं, इसलिए कोई भी योद्धा बिना किसी चिंता के इसका उपयोग कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोली एक अनमोल खजाना थी। बाजार मूल्य में सैकड़ों साधारण गोलियां भी प्रथम श्रेणी की गोली के बराबर नहीं हो सकती। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली के पिल रिफाइनिंग रूम में कई कीमियागर थे, लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी की गोली बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही कारण था कि हवेली में कोई नहीं था। अगर वास्तव में इसकी जरूरत थी, तो हवेली इसे केवल ग्लेडिएटर एरिना से ही खरीद सकती थी। जियान वुशुंग को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर होम के पास एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली होगी। 2 की तो बात ही छोड़िए। मैंने ग्लेडिएटर एरिना से इन 2 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों को खरीदने के लिए काफी कीमत चुकाई है। मैं एक अच्छा शिष्य ढूंढने और उसे ये गोलियां देने की योजना बना रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तलवार मंडप पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा, इससे पहले कि मैं उसे ढूंढ पाता। इसलिए मैं ये 2 गोलियां आपको सौंपता हूँ, युवा गुरु। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी, एल्डर होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर होंग। जियान वुशुंग ने एल्डर होंग को देखा, लेकिन गोलियां लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली अत्यंत शक्तिशाली होती है। आत्मा पथ क्षेत्र में एक योद्धा को गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आमतौर पर 1 महीने की आवश्यकता होती है, और अब आपके पास 2 है। इन 2 गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आपके लिए ये पर्याप्त समय है। मेरा मानना है कि यह आपकी साधना में बहुत मदद करेगी। बस उन्हें ले लो, एल्डर होम ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया, बिना किसी दिखावे के जेड बॉक्स स्वीकार कर लिया। एल्डर होम, निश्चिंत रहें, मेरे जीवित रहते तलवार मंडप नहीं गिरेगा। 2 महीने में मैं तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई में सभी के सामने लाल मार्शल हॉल के जियान मेंगर को अच्छी तरह से हरा दूंगा। मैं सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप मास्टर केवल तलवार मंडप का शिष्य ही हो सकता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो जियान वुशुंग मुड़ा और एक बार फिर से साधना कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वो पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रवेश कर गया, जो तलवार मंडप में 3 बड़े साधना कक्षों में से एक था। एल्डर होम जमीन पर ही खड़े होकर देखते रहे कि जियान वुशुंग साधना कक्ष में कैसे चला गया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। युवा मास्टर का स्वभाव वास्तव में मास्टर के समान है। जिद्दी। हाँ, मंडप मास्टर भी उतना ही जिद्दी था, लेकिन सिर्फ 2 महीनों में जियान मेंगर को हराना, यह न सिर्फ मुश्किल है बल्कि लगभग असंभव है। एल्डर होंग ने अपना सिर हिलाया। जिस दिन जियान मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसी दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़ाई की थी। उन्होंने महसूस किया कि कम उम्र के बावजूद उसमें असाधारण ताकत थी। असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में बहुत पहले पहुंच जाने के बाद सामान्य गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र वाले योद्धा के लिए 20 चालों तक उसके विरुद्ध लड़ाई जारी रखना लगभग असंभव होगा। फिर भी जियान मेंगर सफल रहा। मुझे वाकई उम्मीद है कि हमारे युवा मास्टर 2 महीने में चमत्कार कर देंगे। यह एक खुशी का अवसर है कि उन्होंने योद्धा बनने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया है। मुझे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में उस व्यक्ति को बताना होगा। पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष का भारी दबाव मानव स्तर के साधना कक्ष की तुलना में कहीं अधिक था। कमरे के अंदर जियान वुशुंग के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और भी तेजी से खत्म हो गई। फिर भी वह अपनी परछाई के साथ अपनी अलौकिक और तरल तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। उसने जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वो ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी, जो स्वॉर्ड पवेलियन की कई शीर्ष रहस्यमयी कलाओं में से एक है। जियान मेंगर ने एक बार तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का गहन स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिससे तलवार मार्क्विस हवेली में हर कोई तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो गया था। वे उसकी प्रशंसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे भूल गए थे कि यह वह जियान वुशुंग था जिसने उसे तलवार की प्रत्येक कला सिखाई थी। वो तलवार सिद्धांतों का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
आप जियान मेंगर को पूरे तलवार मार्क्वेस हवेली द्वारा नंबर 1 तलवार सिद्धांत प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि तलवार के सिद्धांतों में वो उससे अनगिनत गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उदाहरण के लिए ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को ही ले, उन्होंने वाकई से बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, जबकि उनका प्रदर्शन एक छोटे बच्चे की चाल जैसा था। उसकी तलवारबाजी के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उपभोग को तेज कर दिया था, लेकिन वो तैयार था और उसने पहले ही एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली निगल ली थी। अमृत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक लेने के बाद एक सामान्य योद्धा को इसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय निर्माण कौशल की मदद से जियान वुशुंग ने पहले ही महसूस किया कि गोली उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। केवल एक रात में ही उसने प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोली के लाभों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे उन्हें दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग तक सीधे पहुंचने का अवसर मिला। दिव्य पथ का चौथा स्वर्ग। जियान वुशुंग ने अपनी मुठियां भींच ली और अपने भीतर शक्ति का उफान महसूस किया। कल ही उन्होंने दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग को तोड़ा था और आज एक और सफलता प्राप्त की। ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली की शक्ति के साथ साथ स्वर्गीय सृजन कौशल के चमत्कारों के कारण संभव हुआ। जिस गोली को दूसरों को अवशोषित करने में 1 महीने या उससे अधिक समय लगता था, उसे उसने एक रात में ही अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में जादुई है। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली के महान प्रभावों को अवशोषित करने के लिए बस 1 दिन की आवश्यकता थी। अगर मेरे पास और दिन होते तो, ये सोचते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे वो प्रथम श्रेणी की आत्मा विकास की गोलियां चाहिए। जितना ज्यादा उतना अच्छा। जियान वुशुंग का दिल इन विचारों से जल रहा था। प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली, जो कम समय में अवशोषित होने में सक्षम थी, ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया। बेशक उसे और अधिक की प्यास थी। ये दुख की बात है कि ये गोलियां आसानी से नहीं मिल सकी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन भी इन गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। शायद केवल ग्लैडिएटर एरिना ही विश्वी प्रांत में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है, जियान वुशुंग ने खुद से कहा। ग्लैडिएटर एरिना एक विशाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और विश्वी प्रांत में इसका उच्च स्थान था। अगर स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन को भारी मात्रा में सामग्री या गोलियों की जरूरत होती, तो वे निश्चित रूप से ग्लैडिएटर एरिना से ही ये चीजें खरीदते। इस बीच ग्लैडिएटर एरिना में लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज थी इसके द्वंद्व युद्ध और जीवन मरण की लड़ाइयां। उदाहरण के लिए, जियान वुशुंग के पिता ने 2 महीने की अवधि में ग्लैडिएटर एरिना में कई लड़ाइयों का अनुभव किया और उस समय में काफी प्रगति की। ये गोलियां इतनी महंगी हैं कि वे इस समय मेरी पहुंच से बाहर है। अगर ऐसा है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे आजमाना ही होगा, जियान वुशुंग ने दृढ़ता से कहा, अपनी हथेली में बची एकमात्र प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली को घूरते हुए। पागलपन और इच्छा ने उसके चेहरे पर रंग भर दिया। एक द्वंद्व युद्ध। ग्लैडिएटर एरिना में होने वाले द्वंद्वों ने इतना अधिक ध्यान आकर्षित किया। इसका कारण यह था कि यहाँ द्वंद्वों के कारण योद्धाओं के बीच लड़ाई और हत्याएं होती थी।